चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि किसी भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब होता है ना। तो याद रखिएगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन तभी होगा जब साझेदारों के मध्य हुए समझौतों में किसी भी कारणवश परिवर्तन हो। कारण कुछ भी हो, यदि साझेदारों के मध्य हुए समझौते में परिवर्तन हो रहा है तो उस दशा में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब होता है, और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होने पर साझेदारी फर्म के जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जो लेखांकन किए जाते हैं, उस पर क्या क्या असर पड़ते हैं, उनका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा वो दो चैप्टर थे, एक साझेदारी का सामान्य परिचय और दूसरा ख्याति। चाहे साझेदारी के सामान्य परिचय की बात करें और चाहे ख्याति की बात करें, इस केस में कभी भी फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है। बट अब जो हम लोग पढ़ेंगे इस केस में फर्म का पुनर्गठन होता है। तो हम कह सकते हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अंतर्गत जो हम लोग क्लास 12th में चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो पहला होगा हमारा वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में यदि परिवर्तन हो जाए तो। यदि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो एक चैप्टर का हम लोग अध्ययन ये करेंगे कि किसी भी साझेदारी फर्म में जो साझेदार हैं अगर उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस दशा में उस फर्म का जो अकाउंट मेंटेन होता है वो कैसे किया जाएगा, या फिर अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं उस पर कहाँ कहाँ असर पड़ेगा ये देखेंगे। दूसरा होगा किसी साझेदार के प्रवेश होने पे, ये भी हमारा एक सेपरेट चैप्टर होगा जो कि पुनर्गठन के ही अंतर्गत आता है। तीसरा होगा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे या मृत्यु होने पे। चाहे किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण हो या फिर मृत्यु हो, दोनों ही दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अंतर्गत हम लोग यही चार चैप्टर पढ़ेंगे। वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, साझेदार के प्रवेश और साझेदार का अवकाश ग्रहण, साथ ही साथ साझेदार की मृत्यु। अब ये जो चार चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, इन चारों चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो चारों चैप्टर में सेम तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उन टॉपिक्स को एकदम कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक अगर चारों चैप्टर में कॉमन है तो हम 4 बार न पढ़ करके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे वो रिपीट होता चला जाएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक होंगे अभी कुछ समय के बाद आपको बता दिए जाएंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो चारों चैप्टर में कॉमन होंगे। उस सारे टॉपिक के बारे में आज की ही क्लास में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ कोशिश होगा कि उन सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज की ही क्लास में कवर भी कर लें। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक कॉमन 4 चैप्टर में है तो आप सोचिए एग्जाम के टाइम में चारों में से किसी भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये सारे टॉपिक सभी में इन्वॉल्व हो, तो फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंसीडर होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ेंगे उसको आगे चलिए देखते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जो वर्तमान साझेदार हैं उन साझेदारों के बीच यदि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो हम एक नया चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे जो तीसरा चैप्टर हमारा है। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे ये देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब होता है और पुनर्गठन होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है। मतलब अगर वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में क्या असर पड़ेगा इसको जानते हैं।
ठीक है। तो लिखा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होने से साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में सदैव ही परिवर्तन हो जाता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो जो साझेदार हैं उनका जो लाभ विभाजन अनुपात है उसमें सदैव ही परिवर्तन होगा। अभी अभी आपको बताया गया था किन किन दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। 4 दशाएं थी, उन सारे चारों की चारों दशाओं में ही जो भी लाभ विभाजन अनुपात होगा उसमें परिवर्तन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसी साझेदार के लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है और किसी साझेदार का हिस्सा घट जाता है। मतलब जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो उसका जो परिणाम निकल करके आएगा वो ये आएगा कि किसी एक साझेदार का लाभ का हिस्सा बढ़ जाएगा और किसी एक साझेदार का हो सकता है लाभ का हिस्सा कम हो जाए। जिस साझेदार के लाभ का हिस्सा बढ़ता है वह लाभ प्राप्ति करता है और जिस साझेदार का हिस्सा कम हो जाता है वह त्याग करता है। ये लाइन एकदम याद करके रखिएगा, क्योंकि जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वहां बहुत काम करेगा। परिवर्तन लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि से पूर्व जो भी लाभ में हिस्सा था, यदि परिवर्तन होने पे जो लाभ में हिस्सा है वो कम है तो हम बोलेंगे कि उस साझेदार ने त्याग किया। यदि परिवर्तन की तिथि से पूर्व जो भी लाभ में हिस्सा था, परिवर्तन की तिथि पे लाभ का हिस्सा उसका बढ़ रहा है, पूर्व की अपेक्षा अब ज्यादा हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो लाभ प्राप्ति कर रहा है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग का अनुपात निकालने का न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। किसी साझेदार के द्वारा लाभ प्राप्ति किया गया या त्याग किया गया, इसका गणना आपको करना पड़ेगा जो न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। तो गणना कैसे किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे आप निकालेंगे यह जानने के लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार सर्वप्रथम लाभ प्राप्ति व त्याग का अनुपात निकाला जाता है, जिसका सूत्र निम्न है। लाभ प्राप्ति अनुपात या त्याग अनुपात अगर आपको निकालना है तो उसका सूत्र बताया गया है, जो सूत्र अब आपके सामने आएगा। तो देखिए पहला है आपका त्याग अनुपात। त्याग अनुपात कैसे निकाला जाएगा? तो त्याग अनुपात का फार्मूला है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, तभी त्याग होगा। पुराना लाभ हानि अनुपात से नया लाभ हानि अनुपात माइनस कर दीजिए, त्याग अनुपात आ जाएगा। अब ये फार्मूला आप लोग रटेंगे, आप लोग रट्टा मारेंगे कि त्याग का अनुपात का सूत्र क्या है। तो रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि अकाउंट को रटने पे आएंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। प्रैक्टिकली लाइफ में सोचिएगा तो इजीली आप निकाल ले जाएंगे, कभी भी सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए सूत्र क्या कहता है, पुराने से नए को माइनस कर दीजिए, जो प्राप्त होगा वही त्याग का अनुपात होगा। इसको अभी कुछ टाइम के लिए आप होल्ड कर दीजिए। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, आप दो व्यक्ति व्यापार करते थे। अब व्यापार आप लोगों ने प्रारंभ किया तो आप लोगों ने निर्धारित किया था कि जो भी लाभ होगा 5 रुपया हम और 5 रुपया वो, दोनों लोग 5-5 रुपया ले लेंगे। ये 10 रुपए का लाभ हुआ तो 5-5 बांटते थे। बाद में डिसीजन ये ले लिया गया कि अब 5-5 नहीं बल्कि एक 6 लेगा, एक व्यक्ति 6 लेगा और एक व्यक्ति 4 लेगा। सोचिए पहले क्या डिसीजन था, 5-5 रुपए का था। अब क्या डिसीजन लिया जा रहा है, एक 6 लेगा और एक 4 लेगा। अब हमें यही देखना है कि कौन लाभ प्राप्ति कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो सोचिए यदि आप पहले 5 रुपए पा रहे हैं, परिवर्तन होने के बाद आप 4 रुपया पाने लगे, तो कहीं न कहीं आपके लाभ का हिस्सा कम हो रहा है, लाभ का हिस्सा कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा पुराना हिस्सा अधिक होगा और नया वाला हिस्सा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि हम त्याग कर रहे हैं, है कि नहीं? यदि आपका पहले हिस्सा ज्यादा हो और परिवर्तन के समय आपका हिस्सा कम हो जाए,
तो पहले की अपेक्षा अब आपका हिस्सा कम हो गया, तो इसका मतलब आपने स्वेच्छा से वो हिस्सा त्याग किया है, तभी आपका हिस्सा कम हुआ। तो त्याग का अनुपात निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि पुराना जो है उसी में से नए को माइनस कर दीजिए, तो त्याग आपका कितना है, 1, ये मालूम हो जाएगा। ठीक है, त्याग अनुपात इसी तरीके से दिमाग पे बैठाए रहिएगा, पहले ज्यादा अभी कम, तो जो आएगा वो त्याग। लाभ प्राप्ति अनुपात की बात करें तो लाभ प्राप्ति अनुपात के लिए जस्ट उसी फार्मूले को देख रहे होंगे तो उल्टा किया गया है, नया लाभ हानि अनुपात से पुराने लाभ हानि अनुपात को माइनस कर दिया गया। तो एक फार्मूला याद करके रखिए, दूसरे को उल्टा कर दीजिए तो आंसर दूसरे का भी आ जाएगा, दोनों याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग का अनुपात का फार्मूला यदि आपको याद करना है तो एक को याद कर लीजिए, चाहे लाभ प्राप्ति कर लीजिए और चाहे त्याग का कर लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट लाभ प्राप्ति या त्याग का अनुपात निकालने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि जब कभी भी साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने पे कुछ उस फर्म में पहले से संचय होगा या लाभ होगा, हानि होगा, कुछ भी होगा, तो उसका विभाजन कैसे किया जाएगा। तो जो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट अब पढ़ेंगे, देखिए वो यही है, संचित लाभ एवं संचयों के वितरण का लेखांकन, है ना। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग पे ये जान लेना है, ये बैठा लेना है कि इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस आखिर क्यों कर रहे हैं, इस टॉपिक का डिस्कस आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन समझिए। अब सोचिए 2020 में फर्म को प्रारंभ किया गया, फर्म प्रारंभ 2020 में हुआ और इस समय साझेदार 2 व्यक्ति थे, ए और बी, जो लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटते थे। अब इन लोगों ने 2025 में आकर के अपने लाभ विभाजन अनुपात को परिवर्तित कर दिए, लाभ विभाजन अनुपात कर दिए 1:1। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि 20 से लेकर के 25 तक, मतलब 5 वर्ष इन लोगों ने जो व्यापार किया है, उन 5 वर्षों का जो भी लाभ या हानि, जो भी कुछ भी लाभ या हानि होता था, उसको 2:1 के अनुपात में ये लोग बांटते थे इन 5 वर्षों में, ये बोल सकते हैं। तो सोचिए अगर ये लोग इन 5 वर्षों के बीच जो भी लाभ या हानि हुआ होगा उसको 2:1 में बांटते होंगे, तो इस बीच में जितने भी संचय बनाए गए होंगे, जितने भी संचय बनाए गए होंगे, उनको कैसे बांटना चाहिए, उनको कैसे बांटना चाहिए। तो उसको पहले समझिए कि संचय को आखिर क्यों बांट रहे हैं, क्यों संचय बांटा जाएगा और किस अनुपात में बांटा जाएगा, इसकी भी जरूरत क्यों पड़ रही है, अब उसको देखें। 5 वर्षों में जो भी लाभ हुआ वो लाभ इस अनुपात में बांटते थे। अब समझिए, जो भी लाभ होता है उसी लाभ से निकाल करके कुछ पैसा संचय के रूप में रखा जाता है। जब लाभ होता है तभी संचय बनाया जाता है, हानि होने की दशा में संचय नहीं बनाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यदि आप लाभ होगा तभी संचय बनाएंगे, तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि संचय में जो भी पैसा दिख रहा है, दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि संचय में जो भी पैसा दिख रहा है वो कहीं न कहीं लाभ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लाभ का हिस्सा है। तो इसी लाभ से निकाल करके संचय बनाया जाता है, इसी लाभ से निकाल के संचय बनाया जाता है। तो अब आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए। पहले साल फर्म को 1 लाख रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आंसर होगा 1 लाख का। फर्म ने इसी लाभ में से सर्वप्रथम 40,000 रुपया
40,000 रुपया संचय में रख दिया। 40,000 रुपया जब फर्म ने संचय में रख दिया तो बचा कितना? तो उत्तर होगा 60,000 रुपया। उत्तर होगा 60,000 रुपया। यही 60,000 रुपया ए और बी के बीच उनके 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। यहां तक बात समझ में आया? पहले वर्ष लाभ कितना हुआ? 1,00,000 रुपया। उस 1,00,000 रुपए को न बांट करके 1,00,000 में से 40,000 पहले संचय में रख दिया गया। अब जो बचा 60,000 रुपया वही ए और बी के लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया गया। नोटिस करिए, यहीं पे फोकस करिए, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल करके आएगा। वो है क्या? कि ये जो 40,000 रुपया है, ये जो 40,000 रुपया आपको दिख रहा है, क्या ये 40,000 रुपया लाभ का हिस्सा है कि नहीं है? तो आंसर रहेगा है। और यदि ये संचय में रख दिया गया तो इसका मतलब ये अभी बांटा नहीं गया, ये बांटा नहीं गया। यदि 2025 में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन की तिथि पे इसको बांट करके खत्म करना पड़ेगा। बांट करके क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो बांट के खत्म किस अनुपात में किया जाए, यही हमारा प्रश्न है। किस अनुपात में बांट के खत्म किया जाए? तो उत्तर आप खुद ही दे सकते हैं कि यदि पहले वर्ष के 1,00,000 रुपए के लाभ से 40,000 संचय में रख दिया गया, अर्थात 40,000 रुपए का बंटवारा नहीं हुआ, बांटा गया सिर्फ कितना? 40,000 रुपया। तो जब भी परिवर्तन होगा, जब भी पुनर्गठन होगा, तो पुनर्गठन के पूर्व के जो भी संचय दिखाई दे रहे हैं वो संचय कहीं न कहीं लाभ का हिस्सा है, जो लाभ विभाजन अनुपात में बंटना चाहिए था, परंतु बांटा नहीं गया है। तो नियम क्या कहता है? यदि वो लाभ का हिस्सा है और लाभ विभाजन अनुपात में बांट देना चाहिए था और बांटा नहीं गया है, तो फिर उसको बांट दीजिए, बांट दीजिए। प्रश्न बनता है किस अनुपात में? तो आप खुद ही उत्तर देंगे, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो हमारा यही उत्तर निकल के आया कि जब परिवर्तन की तिथि होगी, जिस दिन परिवर्तन होगा, उस दिन जो भी रिजर्व, जो भी संचय फर्म के पास दिखाई दे रहे होंगे, या फिर कह लीजिए जो भी संचित लाभ होंगे, मतलब जिनका बंटवारा अभी तक नहीं किया गया है, उन सभी को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, किस अनुपात में? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट करके उन संचयों को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पास्ट की कमाई है, पास्ट के लोगों की है, पास्ट के समझौते के अनुसार का है, तो पास्ट के समझौते के अनुसार उसको बांट के खत्म भी कर देना चाहिए। यहां तक समझ में आया हो तो आप डन करें, क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। नहीं समझ में आया है, कंफ्यूजन है, तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप नंबर निकालें और कॉल करें। पहले अपने कंफ्यूजन को क्लियर करें, फिर आगे क्लास को देखें। ठीक है, तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ कि इन संचयों को, इन संचित लाभों को बांट करके जब खत्म किया जाएगा, मतलब लेखांकन करते समय जब बांट के खत्म किया जाएगा, तो किस अनुपात में किया जाएगा और उसका रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको समझा दिया गया। तो ये हो गया पहला, बांट के खत्म करना। दूसरा, कभी कभी बांट के खत्म नहीं किया जाता है। भाई, 2 लोग पहले थे, अभी भी 2 लोग आगे व्यापार को कंटिन्यू करेंगे, तो जो भी संचय वगैरह बना के रखा गया बांट के मत खत्म करिए। तो फिर उस केस में किया क्या जाएगा? तो उस केस में समायोजन करते हैं। अगर आप बांट के खत्म नहीं करते हैं तो फिर क्या किया जाएगा? समायोजन। अब समायोजन कैसे करेंगे? तो समायोजन करने के लिए जो अभी जस्ट आपको बताया गया था, लाभ प्राप्ति अनुपात या फिर त्याग का अनुपात निकाला जाएगा। तो जो साझेदार पीछे की अपेक्षा अभी अधिक लाभ पाएगा, वो साझेदार लाभ प्राप्ति अनुपात करने वाला कहलाएगा, और वह साझेदार जिसने भी त्याग किया होगा उसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट करेगा। कैसे करेगा, अब उसको समझते हैं।
जैसे आपको समझाया गया सेम उसी तरीके से देखेंगे। अब थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे हम लोग। 2:1 था, बाद में लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया था कि अब 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि कौन गेन किया या फिर कौन त्याग किया। तो आप देखेंगे तो ए की अगर बात किया जाए तो ए पहले कितना पाते थे, ये पुराना होगा और ये नया होगा। तो ए कितना पाते थे, तो उत्तर होगा 2/3। जितने लोगों को समझ में आया ये 2/3 कहां से आया, अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग भी यहां समझ लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। जब कभी भी अनुपात को भिन्न के रूप में लिखना हो, अनुपात को किस रूप में लिखना हो, भिन्न के रूप में लिखना हो, जैसे ए का 2 है और बी का 1 है, ये अनुपात है। इसी को भिन्न के रूप में लिखना हो तो ए का लिखने के लिए ए का 2 ही लिख लीजिए, बी का 1 है तो बी का 1 लिख लीजिए। बटे में इन्हीं का योग, जो अनुपात का योग आए वही बटे में लिखा जाता है। तो अनुपात का योग कितना है, 2 + 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो वो अनुपात का योग है, तो उसको बटे में 3 लिख दीजिए। यहाँ बी के साथ बी का शेयर 1 है, बटे में 3, ये पुराना हो गया। ए की बात करें, माइनस करना है नया, ओल्ड से किसको माइनस करना है, नए को। तो ए का नया अनुपात कितना, इस तरफ देखेंगे 1, तो 1 लिख लीजिए। डिवाइड बाई कितना लिखा जाए, तो इसका योग कर दीजिए, यहां पर इस वाले अनुपात का योग करिए। तो 1 + 1 बराबर कितना, 2, तो आप यहां 2 लिख लीजिए, हो गया। तो ए का पुराना अनुपात भिन्न के रूप में 2/3 बोला जाएगा, ए का नया अनुपात भिन्न के रूप में 1/2 बोला जाएगा। अब ए की अगर हम बात करें तो 2 भिन्न मिल गए, इन 2 भिन्नों के बीच में माइनस का साइन है। जब कभी भी 2 भिन्नों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो तो हमेशा याद रखिएगा, जो हर होता है, जो हर होता है उसका एलसीएम लिया जाता है। हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, तो हम यहाँ 6 रख लेते हैं। बहुत से बच्चे एलसीएम लेना जानते हैं और बहुत से बच्चे एलसीएम लेना नहीं जानते हैं। तो जो लोग एलसीएम लेना नहीं जानते हैं वो पहले आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके बता दीजिए, तो आपको एलसीएम लेने का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जहां से आप एलसीएम लेना सीख जाएं। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपको एलसीएम लेने आता है, क्योंकि एकदम बेसिक सी चीज़ है ये, जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में आप ये सब चीज़ें सीखे हैं, तो इसलिए हम एलसीएम लेना नहीं बताएंगे। तो एलसीएम डायरेक्ट में रख दिया कितना, 6। फिर भी यदि आपको कन्फ्यूजन है एलसीएम को भी लेकर के तो आप बताएं, उसके भी ऊपर आपको वीडियो बना के समझाया जाएगा। जो आप एलसीएम पाए हैं उस एलसीएम में पहले वाले भिन्न का जो हर है उसी से भाग दीजिए। 6 में भाग देना है 3 से। अगर 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 6 को काटने में बार कितना गया, 2 बार गया। जो बार जाता है उसी बार का गुणा अंश में कर दीजिए, उसी बार का गुणा किस में कर दीजिए, अंश में। तो इसका मतलब इस 2 का गुणा इस 2 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस इस 2 से भाग अब 6 में दीजिए, तो 6 में भाग 2 से देंगे तो 6 काटने के लिए 2 तिहाई 6 होगा। तो कितना बार गया, तो आंसर होगा 3 बार गया। अब इस 3 का गुणा उसके अंश में कर दीजिए, तो इस 3 का गुणा इस 1 में कर दीजिए, तो 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। सोचिए, पुराना ये है और नया ये है। पुराना माने पहले पाता था 4 रुपया और नए के हिसाब से पाने लगा 3 रुपया। अब आप खुद ही सोचिए, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से पूर्व ए को 4 रुपया मिलता था, लाभ विभाजन में परिवर्तन होने के बाद ए को अब सिर्फ 3 रुपया मिलेगा। तो कहीं न कहीं ए 1/6 भाग त्याग किया है, 1/6 भाग त्याग किया है। ये आ गया ए का त्याग अनुपात। बी की हम बात करें कि बी ने त्याग किया है कि लाभ प्राप्ति किया है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले पुराना है उसका लिख दिए 1/3। इधर से देखेंगे तो -1/3
इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 6 को 3 से भाग दीजिए तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 2 एकम 2। 2 से भाग 6 में दीजिए 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 3 एकम 3। लाभ प्राप्ति या त्याग का अनुपात निकालते समय फार्मूला ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप निकालते समय सर्वप्रथम पुराना अनुपात लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए नया अनुपात और कंपेयर करके चेक कर लिया करिए त्याग अनुपात आ रहा है कि लाभ प्राप्ति आ रहा है। कैसे? मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओल्ड लिखा था, बाद में क्या लिख दिया? न्यू। और सॉल्व करने पे जो आपको आता है उसी को कंपेयर कर दीजिए। ये हो गया आपका ओल्ड और ये हो गया न्यू। अब कंपेयर करिए। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से पूर्व बी को मिलता था 2 रुपया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के बाद बी को मिल रहा है 3 रुपया। तो कहीं न कहीं 1 रुपया ज्यादा पा रहा है। यदि 1 रुपया ज्यादा पा रहा है तो हम कहेंगे कि ये प्राप्ति कर रहा है। तो 1/6 प्राप्ति किया, 1/6 प्राप्ति किया। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकल के आया है, इसी अनुपात में जो भी संचय या संचित लाभ का राशि होगा उसी राशि में गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। मान लेते हैं जैसे संचय की राशि 30,000 है, संचय की राशि कितनी? 30,000 है। तो इस 30,000 में ए को लिखिए, ए बराबर 30,000 गुणे 1/6 बराबर आएगा 5,000। बी का निकालना है तो 30,000 और बी का जो शेयर आया 1/6 इसका भी आया है तो इसमें भी आएगा 5,000। कहने मतलब जो राशि दिया है उस राशि में इनका जो भी त्याग या प्राप्ति अनुपात आया उसी से आप गुणा कर लीजिए। हमने एग्जाम्पल के रूप में 30,000 रुपया संचय लेके चले थे कि संचय की राशि 30,000 रुपया है। उस 30,000 रुपए में हमने चेक कर दिया कि ए का कितना बनेगा, तो ए का 1/6 है तो 30,000 गुणे 1/6 बराबर 5,000। बी का चेक किए, इसका भी 1/6 है तो 5,000। तो 5,000 ए का शेयर में आया, 5,000 बी का शेयर में आया। एंट्री पास करते समय क्या कर देना है? जो लाभ प्राप्ति कर रहा है इसका मतलब वो फायदे में आ रहा है, जो त्याग कर रहा है इसका मतलब वो घाटे में जा रहा है। तो लाभ प्राप्ति करने वाला यदि फायदे में है तो वो त्याग करने वाले को संतुष्ट करने के लिए, भाई त्याग वो कब करेगा? जब वो संतुष्ट होगा। तो उसको क्या करे कि लाभ प्राप्ति करने वाला कुछ कंपनसेशन के रूप में पैसा देते। तो कितना? 5,000 रुपया। यहां पर कितना आएगा? 5,000। तो 5,000 रुपया कंपनसेशन कौन दे देगा? बी। किसको दे देगा? ए को। तो बी दे या फिर अपनी पूंजी को कम कराए। दो ही तरीका होता है, या तो ला करके ए को दे दे या फिर अपनी पूंजी को कम करा दे। तो यहाँ कोई देता नहीं है बल्कि अपनी पूंजी को ही लोग मैनेज कर देते हैं या करा लेते हैं। तो बी देगा नहीं तो बी की पूंजी को कम किया जाएगा। तो एंट्री पास करते समय बी की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, बी की कैपिटल हो जाएगी डेबिट और 2 क्रेडिट कर देंगे किसको? जिसने त्याग किया होगा। तो ए कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से समायोजन हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? समायोजन। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजर्व दिखाई दे रहे होंगे पुनर्गठन की किस स्थिति में, या जो भी संचित लाभ दिखाई दे रहे होंगे, उनका लेखांकन करते समय 2 तरीके से कर देंगे। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा रीजन आपको समझा दिया गया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप देख करके पहले नोट कर लीजिए, फिर आप अपना कंफ्यूजन दिए हुए नंबर पे कॉल करके क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कंप्लीट कॉन्सेप्ट संचित लाभ एवं संचय के वितरण से संबंधित। अब हम लोग क्या करेंगे? तो संचित लाभ एवं संचयों का लेखांकन व्यवहार 2 तरीके से किया जाता है। जो अभी आपको पूरा मैंने समझाया, अब उसी को देखिए कैसे रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा वो समझिएगा। 2 तरीका है। पहला बंद करके, पहला क्या करेंगे? बंद करके करेंगे। और दूसरा तरीका आपका क्या है? समायोजन करके। एक तरीका है कि आप बंद करके कर देंगे और दूसरा तरीका है कि आप उसका समायोजन कर देंगे। बंद करने पे क्या होगा? तो जब लेखांकन व्यवहार बंद करके किया जाए
तो ऐसी दशा में संचित लाभ एवं संचय को वर्तमान साझेदारों के मध्य उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटकर खत्म कर दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटकर खत्म कर दिया जाता है। जो भी संचय के रूप में या संचित लाभ के रूप में राशि दिखाई दे रही है, उस राशि को पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट करके खत्म कर दिया जाता है। याद रखिएगा, शुरुआत में मैंने कुछ कहा था कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो चारों चैप्टर में कॉमन होंगे। तो सबसे पहले ये वाला आपका कॉन्सेप्ट, पहला, जब कभी भी पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन के केस में संचित लाभ या संचयों का लेखांकन बंद करके करने की अगर बात करेगा, बंद करके, तो सभी केसेस में सेम इसी प्रकार से होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से आप हमेशा कर देंगे। क्लियर हो गया? ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। एंट्री कैसे पास करेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो चारों में कॉमन रहेगा। तो बढ़िया से इसको आप पढ़िएगा, क्योंकि अभी आप लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पे पढ़ रहे हैं। इसके आगे प्रवेश पढ़ाया जाएगा, अवकाश ग्रहण पढ़ाया जाएगा, मृत्यु पढ़ाया जाएगा। सारे चैप्टर में संचित लाभ या संचयों से संबंधित लेखांकन करने की बात करेगा, तो यही कॉन्सेप्ट आगे के तीनों चैप्टरों में सेम लागू होगा। तो बढ़िया से आप यहाँ पढ़े रहिएगा, अच्छे से आप आगे कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे जर्नल एंट्री। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको आप डेबिट कर देंगे, या फिर जो भी प्रॉफिट के रूप में पैसा होगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसको कर देंगे। इसके साथ ही साथ रिजर्व के रूप में अगर कुछ पैसा है तो उसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे, तो टू नेम ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ये आप एंट्री कर देंगे। तो आपका बंद करके लेखांकन कंप्लीट हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा, बीइंग ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट इन द ईयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन बनता है कि इन लोगों को डेबिट क्यों किया गया और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी अभी आपको बताया गया था कि जो भी संचय के रूप में पैसा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो सब लाभ से निकाल के बनाया जाता है। अगर लाभ से निकाल करके बनाया गया है तो आप सोचिए, लाभ हमेशा क्रेडिट होता है, और जब आप उसको बांट के खत्म कर रहे हैं तो जो बैलेंस क्रेडिट होता है वो खत्म अपने अपोजिट साइड से होगा। तो अगर लाभ क्रेडिट होता है तो उसको खत्म करेंगे तो किस साइड से करेंगे, तो आंसर होगा डेबिट साइड से। तो इस वजह से हम जितनी भी चीजें संचय के रूप में या लाभ के रूप में दिखाई दे रही है पुनर्गठन की अवस्था पे, उनको हमने डेबिट कर दिया। अब बात करते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया। तो लाभ का बंटवारा जब भी होता है तो साझेदारों की पूंजी को बढ़ाता है। जो भी साझेदारी फर्म में लाभ होता है, उस लाभ का विभाजन जब किया जाता है तो जो साझेदार होते हैं उनकी पूंजी बढ़ जाती है। तो पूंजी को अगर हम बात करें कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, तो उसका आंसर होगा कि पूंजी फर्म के लिए दायित्व होता है, पूंजी फर्म के लिए दायित्व होता है, और दायित्व का नियम है कि ये डेबिट साइड से घटता है, डेबिट साइड से घटता है एंड क्रेडिट साइड से बढ़ता है। जो लोग ये बेसिक चीजें नहीं जानते वो नोट भी करते रहेंगे कि अगर दायित्व की हम बात करें, दायित्व क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है, ये नियम है। तो सोचिए, जब आप संचयों को, इन सब को बांटेंगे तो साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी मतलब फर्म का दायित्व बढ़ेगा, और दायित्व बढ़ेगा तो किस साइड से बढ़ेगा, क्रेडिट साइड से। तो इसलिए जर्नल एंट्री पास करते समय हम साझेदारों के नाम को लिख करके उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी कंप्लीट। क्लियर हो गया। तो जब कभी भी प्रश्न में साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो उस अवस्था में संचय का लेखांकन बंद करके कैसे किया जाएगा, तो ये उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका था जो कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे, तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा कि जो भी साझेदार हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होगा
तो संचयों को बांटा नहीं जाएगा बल्कि उनका समायोजन करके किया जाएगा। जैसा कि अभी देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाए थे, लाभ प्राप्ति और त्याग का अनुपात निकाल लेंगे, जो भी अमाउंट होगा उसमें उससे गुणा कर देंगे, जो राशि आएगा उतने से लाभ प्राप्ति करने वाले साझेदार को डेबिट और त्याग करने वाले को क्रेडिट करने की बात किए थे। वही पूरा कॉन्सेप्ट देखिए आपके सामने दिया हुआ है जनरल एंट्री से रिलेटेड। करा कि ऐसी दशा में संचित लाभ एवं संचय को वर्तमान साझेदारों के लाभ प्राप्ति व त्याग के अनुपात में समायोजित कर दिया जाता है। जो आपको बोल के समझाया गया वो रिटन फॉर्म में है, बस इतना जानिएगा। जनरल एंट्री पास करते समय नेम ऑफ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर लाभ प्राप्ति कर रहा होगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और जो भी त्याग किया होगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। तो आपका ये समायोजन वाली एंट्री पास हो जाएगी। नरेशन है बीइंग एडजस्टमेंट मेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस तरीके से आप संचय का समायोजन या फिर कह लीजिए कि बंद करके करना, लेखांकन दोनों आप सीख चुके हैं। अब फर्म के पास जैसे लाभ है वैसे ही फर्म के पास हानि भी हो सकता है। अगर फर्म के पास लाभ था तो उसका जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसी का जस्ट पूरा उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, पूरा उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो आप हानि के भी केस का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। अगर प्रश्न में अवितरित हानि है, अवितरित हानि है, या फिर कह लीजिए अपलिखित न की गई अस्थगित आगम व्यय है। अस्थगित आगम व्यय क्या होता है उसको समझते हैं। अस्थगित आगम व्यय का मतलब ऐसा कोई व्यय जो फर्म में कर दिया गया, व्यापार में कर दिया गया, परंतु लाभ 1 वर्ष से अधिक वर्षों तक मिलेगा। जब कोई भी खर्चा किया जाए और उससे होने वाला लाभ व्यापार को 1 वर्ष से अधिक हो तो उस प्रकार के व्यय को स्थगित आगम व्यय के नाम से बोला जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा करके हर साल खर्चे के रूप में दिखाया जाता है। तो जितना खर्चे के रूप में दिखा दिया गया वो तो खर्चा, बाकी जो बचा वो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यय अगर आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई दे रहा है तो उसको भी हम लोग पुनर्गठन के केस में खत्म करते हैं। तो कैसे खत्म करते हैं, उसका लेखांकन कैसे करेंगे, अब उसकी बात देखते हैं। अवितरित हानि हो चाहे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अगर इनकी एंट्री पास करने की हम बात करेंगे तो इनको भी देखिए कैसे किया जाएगा। तो इन्हें भी 2 प्रकार से करते हैं। अवितरित हानियों एवं अपलिखित न की गई स्थगित आगम व्यय का लेखांकन व्यवहार 2 तरीके से किया जाता है। पहला है बंद करके और दूसरा है समायोजन करके। बंद करके कैसे करेंगे, तो जो अभी अभी आपको दिखाया गया था लाभ के केस में वही सेम पूरा कॉन्सेप्ट है, बस उसी का उल्टा चलेगा। देखिए ये आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई देता है। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि ये दिखता किधर है, तो ये आइटम संपत्ति पक्ष में देखते हैं, और इसे वर्तमान साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट कर खत्म कर दिया जाता है। जैसे वहां बांटा गया था वैसे ये भी बनता है, बस एंट्री उल्टा होता है। एंट्री में क्या करेंगे, वहां पे कैपिटल को क्रेडिट किया गया था, अब यहाँ देखिए कैपिटल हो गया डेबिट। वहां पे प्रॉफिट और उन सबको डेबिट किया गया था, यहाँ देखिए वो सब क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो दूसरा उसी का अपोजिट कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। समायोजन की बात करेंगे तो याद करिए लाभ के केस में लाभ प्राप्ति करने वाले को डेबिट किए थे और त्याग करने वाले को क्रेडिट किए थे, है ना। यहां पे जस्ट उसी का उल्टा, देखिए जस्ट उल्टा कर रहे हैं। यहां त्याग करने वाले को डेबिट कर दिए और लाभ प्राप्ति करने वाले को क्रेडिट कर दिए। तो इस तरीके से आपका ये एंट्री पास हो गया, और इसका समायोजन लाभ प्राप्ति या त्याग के अनुपात में किया जाता है। तो इस तरीके से हम पुनर्गठन के केस में जब कभी भी फर्म के पास संचय या अवितरित लाभ या हानि या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा कोई भी आइटम दिखाई दे रहा हो तो उसका लेखांकन सर्वप्रथम ऐसे ही करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया ये चारों ही केस में सेम रहेगा, चाहे
वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ हो, चाहे साझेदार का प्रवेश हो, चाहे अवकाश ग्रहण हो, चाहे मृत्यु हो, तो रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए वीडियो फिर से देख लीजिएगा, बट ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सभी चैप्टर में आपको कॉमन मिलने वाला है। तो आगे आपको बार बार ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आप ये समझ के रखिएगा। आगे कॉन्सेप्ट ये जब मिलेगा तो पढ़ाते समय सिर्फ इतना रिकमेंड किया जाएगा कि इसको हम लोग तीसरे चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल कर लीजिए। और जो बच्चा कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहता है, कंप्लीट सीक्वेंस से वीडियो पाना चाहता है, वो विजियो करियर पॉइंट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें, वहां पे जाएं, अपने कोर्स को सेलेक्ट करें, एकदम नॉमिनल फीस पे आपको कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके सीक्वेंस के साथ अपनी पढ़ाई को खत्म करें। बोर्ड परीक्षा से पहले पहले आपका पूरा कोर्स खत्म किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट पेपर आपके कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए आप सभी लोग इसको नोट करें। फिर हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो नया टॉपिक होगा, नए कॉन्सेप्ट वहां पे होंगे। तो उस नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए एक बार हम लोग फिर से रिफ्रेश होकर के मिलेंगे। माइंड को आप रिलैक्स करके मिलिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो मिक्स हो जाता है, तो चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं। इसलिए हम लोग अब नए कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं सीखने वाले हैं, आगे हम लोग सीखेंगे नया कॉन्सेप्ट। पहले इसको आप लोग अपने माइंड पे सेट कर लीजिए।